शुभोदय छात्रों। 10th क्लास 5th लेसन लोकगीत पाठ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये डे 1 है। ये लोकगीत पाठ जो है 5 भागों में 5 पार्ट्स में बांटा गया है। ये लोकगीत यानी क्या है? लोकगीत यानी फोक सॉन्ग्स। क्या है लोकगीत? यानी फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग्स यानी जहाँ पर गांवों में या देहातों में, देहात यानी जो प्लेस जहाँ पर फैसिलिटेट्स नहीं है, कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है, उसको देहात कहा जाता है। उस तरह के देहाती प्लेसेस में, गांवों में और आदिवासी यानी ट्राइब पीपल जो गाते हैं या शादी ब्याह में गाते हैं, जन्म के अवसर पर गाते हैं, इन सभी गीतों को क्या कहा जाता है? फोक सॉन्ग्स। क्या बोला जाता है? फोक सॉन्ग्स। फोक डांस भी होते हैं, जैसे गरबा, लकड़ियां पकड़कर उसको गाया जाता है, गुजरात का है। ओके, कजरी होती है, बरसात में गाई जाती है। इस तरह से होली पर भी जो है, यानी फेस्टिवल्स पर, त्योहारों के समय पर भी गाए जाते हैं। इस तरह के इन सभी गानों को जो है क्या बोला जाता है? लोक गीत यानी फोक सॉन्ग्स। शादी के टाइम पर भी, मेहंदी जब होती है, शादी से एक दिन पहले गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को भी फोक सॉन्ग्स कहा जाता है। जन्म के अवसर पर भी बहुत से गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को भी फोक सॉन्ग्स कहा जाता है। ओके, ये लोकगीत किस प्रकार का पाठ है? निबंध पाठ है। किस विधि का पाठ है? निबंध पाठ है। और हम आगे बढ़ते हुए पहले प्रस्तावना देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रस्तावना यानी उन्मुखीकरण। आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार उन्मुखीकरण। लोकगीत, पहले लोकगीत ही दिया गया है। देखिए, जैसे शादी के अवसर पर गाए जाते हैं, इसको गाकर सुनाऊंगा। सॉरी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। कितने अच्छा तरह से गीत लिखा गया है। ये एक फिल्म का भी सॉन्ग है, फिल्म में दिया गया सॉन्ग है ये। अच्छे से देखिए, मेहंदी है रचने वाली। क्या बोला गया है? मेहंदी है रचने वाली। मेहंदी यानी जो हम लोग यानी गर्ल्स जो है हाथ पर डालते हैं, उसको मेहंदी कहते हैं। मेहंदी रचने वाली है यानी लगने वाली है। हाथों में गहरी लाली, क्या आएगी? डीप रेड कलर आएगा। गहरी लाली यानी डीप रेड कलर फॉर्म हो जाएगा। कहाँ पर फॉर्म होगा? हाथों पर। मेहंदी कहाँ लगाते हैं? हाथों पर। हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां। इन कलर को देखने के बाद, रेड कलर, डीप रेड कलर देखने के बाद सखियां कह रही है। सखियां यानी फ्रेंड्स। जो गर्ल्स एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, उनको सखी, सहेली ऐसे कहते हैं। कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। जो कलियां, जो फ्लावर्स जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, जो अभी विकसित यानी ब्लॉसम नहीं हुए हैं, वो कलियां तेरे हाथों में खिलने वाली हैं, ब्लॉसम होने वाली हैं, खिलने वाली हैं। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। तेरे जीवन में जो है, तेरे मन में जो है, नई खुशियां आ रही हैं। नए नए हैप्पीएस्ट मोमेंट्स आने वाले हैं। कैसे? क्योंकि ये मेहंदी लगाने के बाद तेरी शादी होने वाली है, तेरा मैरिज होने वाला है। इस मैरिज से तेरे परिवार में, तेरे लाइफ में जो है नई नई खुशियां आएंगी। इस तरह से ये नई मेहंदी, ये जो लाल मेहंदी है, ये डीप रेड मेहंदी है, वो जो है तुझे खुशियों का सौगात देती है, खुशियों की ओर अवगत कराती है, स्वागत देती है कहकर बोला जाता है। अभी प्रश्न देखियो, इसमें हाथों में क्या रचने वाली है? हाथों में क्या रचने वाली है? मेहंदी रचने वाली है। टेक्स्ट बुक के अनुसार हाथों में क्या रचने वाली है? मेहंदी रचने वाली है। इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? यानी इस तरह के गीतों को पहले ही बोला गया था। शादी ब्याह के अवसर पर,
जन्मदिन के अवसर पर इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? लोकगीत। इस तरह के गीतों को लोकगीत कहा जाता है। उन्मुखीकरण में तीसरा प्रश्न, किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? मैं स्टार्टिंग में बोला था कि त्योहारों के समय पर, जैसे होली, दिवाली पर होते हैं, और जो है क्या बोलते हैं, दशहरा के समय पर होते हैं। ये सभी कुछ क्या होते हैं? फोक सॉन्ग्स, लोकगीत होते हैं। वैसे ही शादी के समय पर, अलग अलग फेस्टिवल्स के समय पर, इस तरह से, और जो है जन्मदिन के समय पर जो गाए जाते हैं, ये सभी इन संदर्भों में हम लोग क्या गाते हैं? लोकगीत गाते हैं। ये था उन्मुखीकरण, यानी लोकगीत क्या है, लोकगीत किसे कहते हैं, किस प्रकार इसका गाना होता है, ये अभी हम लोगों ने जाना था। उद्देश्य क्या है, इस पाठ को क्यों दिया गया है? Why it has been given to 10th क्लास स्टूडेंट्स? निबंध विधा से परिचित कराते हुए निबंध लिखने की प्रेरणा देना। निबंध विधा से परिचित कराना है। निबंध कैसे लिखना है, कितने शक्तिशाली शब्द होने चाहिए, और भावोन्मुख शब्द होने चाहिए, फीलिंग्स वाले शब्द होने चाहिए। इस तरह के से परिचित कराना है आप लोगों को। और निबंध लिखने की प्रेरणा, आप लोग भी निबंध लिखना है। निबंध यानी ऐसे, निबंध यानी क्या है? ऐसे। ऐसे जो है आप लोग भी लिख पाना है, इस तरह का निबंध आप लोग भी लिख पाना है। इस तरह की प्रेरणा, इंस्पायर करना आप लोगों को। लोकगीत लिखने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। ओके, लोकगीत आप लोग भी लिख पाए, इसको प्रेरित करना जो है इस पाठ का उद्देश्य है। ओके, ओपिनियन है, आप लोग भी लिखना है। विधा विशेष, लोकगीत निबंध पाठ है। किस प्रकार का पाठ है? लोकगीत निबंध पाठ है। निबंध यानी ऐसे, क्या बोला गया है? निबंध। निबंध का अर्थ है बांधना। निबंध का अर्थ क्या है? बांधना। बांधना यानी क्या है? आप लोग नेक्स्ट क्या होने वाला है, अरे कितना रोचक है, कितना इंटरेस्टिंग है, कहकर सुनते ही रहना, पढ़ते ही रहना इंटरेस्टिंगली। अरे अभी पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, इस तरह का इंटरेस्ट, यानी आपको बांध कर रखना। इसको क्या बोलते हैं? निबंध, यानी बांध कर रखना निबंध कहा जाता है। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। सुंदर शब्द होना है और उचित सही शब्द होना है। जो बोले वो नए शब्द डाल दिए, किसी और को समझ में नहीं आया, इस तरह के शब्द ना होकर आगे वाले को समझ में आना है, और सुंदर शब्द होना है। इस तरह के शब्दों को ही, उचित और सुंदर शब्दों के द्वारा ही प्रस्तुति की जानी है, प्रेजेंट करना है आगे वाले के आगे। यानी आपके सामने मैं जैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, उसी प्रकार निबंध जो है आप जब लिखेंगे, आपके सुनने वाले को यानी पढ़ने वाले को जो है उस तरह का प्रेजेंटेशन आपको देना है। इसे ही क्या कहते हैं? निबंध कहा जाता है, यानी सामने वाले आदमी को बांध कर रखना। ओके, इस निबंध लेखन, या जो लेखन दिया गया है, जो निबंध दिया गया है लोकगीत, इसको लिखने वाले, कवि परिचय देखेंगे, कवि परिचय ना बोलकर लेखक परिचय बोलेंगे। कवि नहीं है, क्योंकि उन्होंने कविताएं बहुत नहीं लिखी है, ये लेखन है, इसीलिए हम लोग अभी इसको क्या बोलेंगे? लेखक परिचय। लेखक परिचय में देखिए, लेखक जो है भगवत शरण उपाध्याय है। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। और इनका जन्म जो है सन 1910 में हुआ है। किसका जन्म? भगवत शरण उपाध्याय का जन्म। किसका जन्म? भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म जो है, उपाध्याय जी का जन्म जो है कब हुआ है? 1910 में हुआ है। ये हिंदी साहित्य में जो स्थान रखते हैं, किस तरह का? सुपरिचित रचनाकार है। सुपरिचित यानी सभी को परिचित, बहुत ब्यूटीफुल्ली, वंडरफुल्ली परिचित है। फेमस, सुपरिचित। ओके, बहुत फेमस रचनाकार है।
ओके, सभी को पता है इनकी राइटिंग्स कैसे होते हैं, इतने इनकी रचनाएं किस प्रकार की होती हैं, हिंदी साहित्य में इनकी रचनाएं किस प्रकार की होती हैं। और इन्होंने बहुत से चीजें लिखी हैं, जैसे विधाएं मीन्स मेथड्स, कहानियां लिखी हैं। क्या लिखी है? कहानियां। कहानियां ने स्टोरीज, कविता, पोएम्स, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज यानी किसी के बारे में रिपोर्ट तैयार करना, जैसे वो कहाँ जन्मा है, कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है, और इन्होंने कौन कौन से अच्छे अच्छे काम किए हैं, ये फ्यूचर में क्या बनेंगे, और भूतकाल में वे क्या क्या थे, ये सभी कुछ रिपोर्टाज में आता है। इस तरह के रिपोर्टाज, निबंध यानी एसे राइटिंग, और बाल साहित्य। बाल साहित्य यानी आप लोग न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में फोटोज, कार्टून्स के साथ स्टोरीज छपे होते हैं, उस तरह के बाल साहित्य यानी बाल साहित्य कहानियां भी जो है कौन लिखते हैं? भगवत शरण उपाध्याय। प्रसिद्ध रचनाएं, किसकी प्रसिद्ध रचनाएं? भगवत शरण की जो है, भगवत शरण उपाध्याय की जो है प्रसिद्ध यानी फेमस राइटिंग्स, बुक्स कौन से है देखेंगे। विश्व साहित्य की रूपरेखा सॉरी विश्व साहित्य की रूपरेखा, और कालिदास का भारत। क्या है? कालिदास का भारत। ठूंठा आम, और ये क्या है? ठूंठा आम। और गंगा गोदावरी, बहुत से लिखे हैं, गंगा गोदावरी आदि यानी एक्सेट्रा बहुत से लिखे हैं, लेकिन इन चार के नाम जो है बहुत फेमस है। किसके? भगवत शरण उपाध्याय जी के। एक बार टेक्स्ट बुक्स के अनुसार देखिए, भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार है, बहुत फेमस रचनाकार है। साहित्य ने लिटरेचर, हिंदी के जो साहित्य है उसके बारे में सुपरिचित है यानी फेमस है। इनका जन्म सन 1910 में हुआ। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। यानी इस तरह के चीजों में, कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में विशेष छाप, यानी इनके जैसा लिखने वाला कोई नहीं है। ये अलग टाइप के लिखने वाले हैं। किसमें? कहानी में, कविता में, रिपोर्टाज में, निबंध में, बाल साहित्य में। ओके, विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, ठूंठा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? भगवत शरण उपाध्याय की। ओके, आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है क्या देखेंगे? आगे बढ़ते हुए हम लोग भाषा की बात का ई बिट। ओके, लेसन में ना जाते हुए लेसन हम लोग आने वाली कक्षाओं में बोल लेंगे। ई बिट देखिए, अर्थग्राहिता में पंक्तियां पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेकंड ई बिट। ओके, अर्थग्राहिता प्रतिक्रिया में सेकंड ई बिट। अब ये भी एक फोक सॉन्ग की तरह लिखा गया है। ये क्या है? हम लोग अपने राज्य पर लिख लिए हैं। अब आया है तेलंगाना हमारा, गांव गांव विकास करेगा हमारा, गांव गांव विकास करेगा हमारा। यहाँ के तालाब भरेंगे अब पानी से, किसान करेंगे खेती खुशी से, किसान करेंगे खेती खुशी से। कितना अच्छा दिया देखिए। अब आया है तेलंगाना हमारा, अब आया है तेलंगाना हमारा। ये 2014 में आया है, इसीलिए तब लिखा गया था। क्या लिखा गया? अब आया है तेलंगाना, फॉर्म हो गया है, तेलंगाना स्टेट फॉर्म हो गया है। गांव गांव विकास करेगा हमारा, हर एक गांव, प्रत्येक गांव, एवरी विलेज विकसित होगा, डेवलप होगा हमारा गांव। यहाँ के तालाब भरेंगे अब पानी से। इस तेलंगाना में जो भी तालाब है, जो भी रिवर्स है, सभी रिवर्स जो है भर जाएंगे। किससे? पानी से भर जाएंगे। किसान करेंगे खेती खुशी से। उस पानी को देखने के बाद, उसको व्यवसाय में काम में लाने के बाद, व्यवसाय यानी इरिगेशन में काम में लाने के बाद जो है यहाँ के जो किसान हैं खेती खुशी से कर पाएंगे, हैप्पीली कर पाएंगे। प्रश्न देखिए, यहाँ किसके विकास की बात है? यहाँ पर गांव गांव के
विकास की बात है, या तेलंगाना के गांवों के विकास की बात है। किसानों की खुशी का कारण क्या है? तालाबों में पानी आना, तालाबों से खेती में पानी आना, ये जो है किसानों की खुशी की बात है। ये एक बिट और जो है एक प्रश्न आप लोगों का होमवर्क यानी गृह कार्य है। लोकगीत के लेखक परिचय लिखिए। लोकगीत के लेखक परिचय, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग ये होमवर्क और ये बिट जो समझाया गया है वो बिट भी होमवर्क कर जो है व्हाट्सएप के द्वारा भेजिएगा और नीटली लिखिए और श्रद्धापूर्वक पढ़िएगा। धन्यवाद।